बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत के बारे में क्या बातें की हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसके अलावा इमरान ख़ान ने क्या कुछ कहा है। जिसमें से सबसे अहम खबर तो ये है कि इमरान ख़ान ने ये कहा था कि मैं आर्मी चीफ़ को ख़त लिखने वाला हूँ। आर्मी चीफ़ को वो क्या ख़त लिखने वाले हैं, क्यों लिखने वाले हैं, इसकी क्या वजह है, ये तो हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दो तीन बातें इमरान ख़ान ने की हैं। ज़रा पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किन मौज़ूओं पर बात की। एक तो देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है ना, जिसमें इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने वो मलिक रियाज़ के जो पैसे आए थे वो पैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए। इमरान ख़ान ने की हुकूमत में जो ब्रिटिश जो क्राइम एजेंसी है उसने जो ट्रेस किया कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन हुई है और मलिक रियाज़ के ये पैसे हैं, तो उसको हुकूमत पाकिस्तान की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने के एवज़ केस ये है कि इमरान ख़ान ने वो ट्रस्ट बनाने के लिए, कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन हासिल की बैरियर टाउन से। उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इमरान ख़ान कहते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। इमरान ख़ान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलिक रियाज़ और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। यानी नेशनल क्राइम एजेंसी की ये डिमांड थी कि इस मुआहदे को 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखा जाए। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। ये साबित नहीं हुआ था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बल्कि ये था कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है जो ट्रेस नहीं हो पा रही। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सिविल अदालत में केस चलता तो मज़ीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। यानी अगर आप उस प्रोसेस के ज़रिए जाते जिसके ज़रिए होना चाहिए था, तो अदालतों में केस लगा रहा था, पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलने थे। अब एटलीस्ट ये कि पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, लेकिन अकाउंट में आ गए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर में $100 मिलियन नहीं आए हैं, पाकिस्तान में ज़ाया हो गए हैं। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल पहले दोबारा खोली गई। वो कहते हैं कि जी ये निशाना बनाने के लिए ये दोबारा इंक्वायरी खोली गई है। अच्छा, फिर इमरान ख़ान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपये आए उस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। यानी वो 35 अरब और वो 13 अरब ये सारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं। और वो फिर कहते हैं कि जी बंजर ज़मीन पर अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। अब इसमें इमरान ख़ान का बुनियादी केस ये है कि ये जो आपका कहते हैं कि जी मैंने मलिक रियाज़ से फ़ायदा लिया, बताइए फ़ायदा मैंने क्या लिया सिवाय इसके कि एक यूनिवर्सिटी बनाई गई बंजर ज़मीन पर जहाँ पर तलबा को मुफ्त तालीम दी जा रही है। तो मेरे ज़ाती तौर पर मेरी जेब में क्या गया है। इमरान ख़ान ये भी कह चुके हैं कि ये ट्रस्ट के नाम पर ज़मीन है जिसको बेचा नहीं जा सकता, तो मैंने तो इससे एक पैनी भी ज़ाती फ़ायदे के लिए हासिल नहीं की, ये ट्रस्ट के लिए ज़मीन हासिल की गई है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी ख़रीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये तो नैब की रिपोर्ट आ चुकी है नवाज़ शरीफ के बारे में कि जी नवाज़ शरीफ ने जो गाड़ी ख़रीदी थी ये तोशा खाना से नहीं ख़रीदी, ये गाड़ी तो नैब ने एक सरकारी ट्रांसपोर्ट पूल से ख़रीदी है। हालांकि सरकारी ट्रांसपोर्ट पूल से भी उसी कीमत में ख़रीदी है जिस कीमत से तोशा खाना से ख़रीदी जाती है। तो ये नैब ने अपने यहाँ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया ताकि नवाज़ शरीफ को बेल आउट किया जाए। हालांकि नैब का केस ही ये था कि उन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, तो अब नैब का मौक़िफ़ बदल गया। फिर वो कहते हैं जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ ली और अदालत से इस्तिस्ना मांग लिया गया है और बाकी उनको इस्तिस्ना मिल भी गया, उनके केस रुक गए हैं। हसन शरीफ ने 18 अरब रुपये की प्रॉपर्टी बेची, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। ये है असल बात। देखिए, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है या 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है कि जी ये मशकूक ट्रांजैक्शन थी, ये मशकूक ट्रांजैक्शन थी और मलिक रियाज़ जो हैं उन्होंने ये उनके अकाउंट में ये पैसे आए क्योंकि ये मलिक रियाज़ के पैसे थे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे, ये ट्रांजैक्शन हुई किस चीज़ की थी। तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली हुई थी कि हसन नवाज़ ने मलिक रियाज़ को एक प्रॉपर्टी अपनी बेची थी। मलिक रियाज़ ने हसन नवाज़, यानी बेसिकली ये ट्रांजैक्शन हसन नवाज़ और मलिक रियाज़ के दरमियान थी। और ये ट्रांजैक्शन जो है इस पर क्वेश्चंस उठ गए कि ये कैसे पैसे आए, कहाँ से आए, इसलिए इस पैसों को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। अब वो कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कहते हैं कि हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे बेची, पैसे कहाँ गए।
और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हसन शरीफ से कोई नहीं पूछ रहा। फिर वो कहते हैं मुझ पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। उनके तो महल्लात जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी इन्होंने करनी होती है। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब जो इस सारी गुफ्तगू में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, इमरान खान कहते हैं कि जो मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं उस पे मैं आर्मी चीफ़ को ख़त लिखूँगा। यानी इमरान खान आर्मी चीफ़ को ख़त लिखने जा रहे हैं। अब आर्मी चीफ़ से वो क्या कहेंगे, ज़ाहिर है वो बताएंगे कि मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और मैंडेट को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अपने उन कंसर्न्स का इजहार करेंगे। इस तरह का ख़त वो पहले चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब को भी लिख चुके हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ने उस ख़त का ना जवाब दिया, ना उसको रिस्पॉन्ड किया, ना ही उसका कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने एक तो ये है कि अपनी आवाज़ पहुंचाई, और दूसरा वो मीडिया के पास भी आता है तो पता चल जाता है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। तो चूँकि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, अब इमरान खान ख़त के ज़रिए अपनी सारी गुजारिशात आर्मी चीफ़ तक रखना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जो पब्लिक मैंडेट है उसके बगैर आप हुकूमत नहीं चला सकते, मुल्क नहीं चला सकते। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क की टैक्स कलेक्शन जो है वो 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्ज़ों के सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा हो ही नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं है। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर आ जाएगा। तो इमरान खान ने बुनियादी तौर पर ये सारी बातें आज सहाफ़ियों से जो अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात है उसमें उन्होंने की हैं। अच्छा, फिर उन्होंने फरागोगी के हवाले से और शहजाद अकबर के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा कि जी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शहजाद अकबर और फरागोगी को अदालत में बुलाने से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के फरागोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उनका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। यानी मेरा उनसे ताल्लुक नहीं था। इन हालात में शहजाद अकबर आया तो उसको एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ कर रहा है। तो ये जनाब उन्होंने फिर जो कश्मीर के हालात हैं उस पर बात की कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई हैं। पहले गिलगित और अब कश्मीर में लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए हैं। पेशगोई कर रहा हूँ कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। बजट में टैक्सेस, गैस और बिजली के बिल्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका बाहर आ जाएगा। ये सारी बातें इमरान खान ने आज की हैं। लेकिन इसमें जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, देखिए आज ये तो किया है कश्मीर की हुकूमत ने, उन्होंने ये किया कि आटा सस्ता कर दिया है, बिजली सस्ती कर दिया है, लेकिन ये ऐलान होने के बाद भी कई गाड़ियां जला दी गई हैं और अफरा तफरी और बेचैनी सड़कों पर नज़र आ रही है। लेकिन ये देखें अब अगर जो उनकी बात मान भी ली गई है तो ये क्या मिसाल सेट हो रही है। आप पहले तो ये देखें ना कि 11-12 महीने से वो लोग एहतजाज कर रहे थे, उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही थी? क्योंकि वो नॉर्मल एहतजाज कर रहे थे। जब ये बात बढ़ी और पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, पुलिस एहलकारों को मारा गया, गोलियां चली, लोग मरे, गाड़ियां जलाई गईं, एसी डडियाल के साथ जो कुछ हुआ, जब ये सारा कुछ हो गया, आग लग गई, तो हुकूमत ने एक ही दिन में सारे मुतालबात मान लिए, सारे से मुराद ये कि मेजर मुतालबात मान लिए। तो इससे क्या मिसाल सेट हुई है? इससे अनफॉर्चुनेटली ये मिसाल सेट हुई है कि अगर आपको अपने हुकूक चाहिए तो पुराने मुजाहरे से कोई आपकी बात नहीं मानेगा जब तक कि आप खुदा न खास्ता जलाओ घेराव नहीं करेंगे। यानी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पैगाम हुकूमत क्या दे रही है इस तरह से इन मुतालबात को मान के? हुकूमत पैगाम ये दे रही है कि आप जो है वो हम आपकी बात मानेंगे, एक दिन में मान जाएंगे अगर आप ये जलाओ घेराव कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही खौफनाक पैगाम है। इससे तो बेहतर था कि इन मामलात के यहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये मुतालबात मान लिए जाते। आज मान लिए गए, इसका मतलब है कि माना जाना मुमकिन था। तो फिर वो धमकियाँ देने की क्या ज़रूरत थी जो चौधरी अनवार साहब ने दी हैं? चौधरी अनवार साहब का ये कहना कि मैं इनको देख लूँगा, मैं मुक्के दिखा के ये कहना कि मैं इनको आने नहीं दूंगा, या आकर तो दिखाएं मुजफ्फराबाद, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? और वो जो अरेस्ट की थी, गिरफ्तारियां की थी, क्यों की थी? क्या ज़रूरत है गिरफ्तारियां करने की जिसके नतीजे में ये सारा कुछ माहौल बिगड़ा और हालात ख़राब हुए? उसको अब हुकूमत कह रही है कि ये प्रीएम्प्टिव अरेस्ट थी। प्रीएम्प्टिव अरेस्ट थी जनाब, यानी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर ये अरेस्ट की गई थी। भाई जब आप लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पर अमाल करेंगे तो हर जगह पर वैसी टॉलरेंस नहीं होती जैसी पंजाब में रही है। आप ये देखें ना कि अब तो हुकूमत को ऐसा लगता है कि फार्मूला मिल गया कि जी पंजाब में पीटीआई वालों को मारा है
और घरों में छापे मारे हैं, ख़वातीन को की बेहुरमती की है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उस्मान डार के घर घुसे हैं और जो अहलिया और बेटियां हैं उनके साथ बदतहजीबी की गई है। और ऐसे वाक़यात कई घरों में हुए हैं और पंजाब में हमने देखे मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल में है। यही फार्मूला लेकर वो चले गए कि जी यहाँ पर भी यही करते हैं, अरेस्ट करो, उठाओ, इनको बाहर ना निकलने दो, जैसे तरीके इंसाफ के लोगों को निकलने नहीं दिया जाता रहा, तो इनको उठाओ, रोको। और उसके नतीजे में क्या हुआ, लोगों को गुस्सा आया कि हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोग बाहर निकले और लोगों ने एहतजाज किया और वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा कुछ हुकूमत ने खुद ख़राब किया है, हुकूमत पाकिस्तान का भी इसमें कसूर है। और क्योंकि कई ऐसे मामला था जो विफाक से मुतल्लिक है, बिजली का मामला और ये जो बाकी कीमतों का मामला, ये विफाक से मुतल्लिक था, यानी पे पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिक था। लेकिन आज फ़ौरन ये मुतालबात मान लिए गए हैं जब हालात कंट्रोल से निकल रहे हैं। तो आक़िबत, इसी को मैं कहता हूँ आक़िबत नाअंदेश, यानी पहले से आप भांपे ना चीज़ों को कि क्या होने जा रहा है, तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। PTI की तर्ज पर क्रैकडाउन करके तो कश्मीर से वही समरात हासिल करने की कोशिश की गई जो पंजाब से हासिल करने की कोशिश की गई और वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। अच्छा, एक तरफ तो देखिए इनको देने के लिए पैसे नहीं है कि जी बिजली और मामला ये वो, दूसरी तरफ अय्याशियों का आप हालात देखें कि 60 ब्यूरोक्रेट्स के 10 रोज़ा गैर मुल्की दौरे की मंजूरी हुई है, 60 ब्यूरोक्रेट्स की। और उसकी डिटेल्स अनवर सुमरा साहब हैं, हमारे 92 के रिपोर्टर हैं, उन्होंने उसकी डिटेल्स शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जी 60 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके 10 रोज़ा गैर मुल्की दौरे की मंजूरी हुई है। ग्रेड 21 में तरक्की का कोर्स करने वाले अफसरान मुख्तलिफ ममालिक जाएंगे। लेकिन हैरानकुन बात है कि कितने पैसे इस पर खर्च होंगे। वो कहते हैं कि जी 10 रोज़ा इस मालूमाती दौरा जो जैसे स्कूल में नहीं होता था तफरीही और मालूमाती दौरा, तो ये मालूमाती दौरे पर इनके, जिसको नाम मालूमाती दौरे का रख दिया गया है, पैसे खर्च हो रहे हैं $2,50,000 से $3,00,000, 2.5 से $3,00,000 इस पर खर्च हो रहे हैं जनाब, गैर मुल्की मुतालियाती दौरे पे, किनके ब्यूरोक्रेट्स के जो अब 21वें ग्रेड में जा रहे हैं। तो इनको ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशी और ये गैर मुल्की सैर सपाटे के लिए ये इतनी बड़ी रकम जो है इसको मुख्तस कर दी गई है। अच्छा, फिर उसमें डिटेल्स भी शेयर हुई है कि इदारे का रेक्टर भी साथ बैरूनी दौरे पर सुपरविजन के लिए जाएगा। अफसरान दौरे के दौरान पाकिस्तानी एम्बेसीज, कौंसल खानों में खानों हुकूमत की तरफ से दावतों में शिरकत करेंगे और सीनियर गैर मुल्की अफसरान सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा इनको बतौर डेली अलाउंस $150, $150 डेली अलाउंस के तौर पे दिए जाएंगे और इनके ट्रैवल अलाउंस और ये वो बात, इसकी फिर ब्रेक डाउन किया गया कि कैसे कैसे ये पैसे खर्च होंगे। तो $3,00,000 जनाब खर्च हो रहे हैं इन अफसरान के गैर मुल्की मुतालियाती दौरे पे। अच्छा, अब एक तरफ तो ये अयाशी है, दूसरी खबर भी आप ज़रा देख लें, और ये खबर जो है वो भी शहबाज राना साहब ने भी दी और भी जगहों पर छपी। और वो ख़बर ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने, हुकूमत पाकिस्तान ने 147 बिलियन का 147 अरब का की सप्लीमेंट्री बजट मंजूर किया है। किस लिए किया है ये सप्लीमेंट्री बजट, क्या कहाँ खर्च होगा? तो बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 363 मिलियन जो हैं, 363 मिलियन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए और कुछ एजाजियों के लिए खर्च होगा। यानी मैं हैरान हूँ कि हर साल बाद ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्या होता है? कुछ टाइलें चेंज करानी पड़ती हैं, कोई बाथरूम गंदे हो जाते हैं, कुछ पर्दों का कलर चेंज करने होते हैं, कौन सी तज़ीन व आराइश है जिसका के लिए आपको मिलियन ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत होती है? 363 मिलियन रुपीज़ जनाब इस मकसद के लिए रख दिए गए हैं। फिर 200 मिलियन जो है मुलाजमीन को एजाजिया के लिए बजट मंजूर किया गया है। मुलाजमीन को एजाजिया देंगे, किस डिपार्टमेंट के? ये कराची शिपयार्ड है और इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, इनके मुलाजमीन को 200 अरब के एजाजिये दिए जाएंगे तनख्वाह के अलावा। अच्छा, फिर ये तो आप जानते हैं कि इसी शहबाज शरीफ साहब ने अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनको 4 तनख्वाहें बतौर एजाजिया दी हैं। यानी एक तरफ IMF से आप भीख मांग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास जो है वो ऑस्टेरिटी की मुहिम आप चलाने का ऐलान करते हैं, लेकिन यहाँ एजाजिया बांटे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन को 4 तनख्वाहें और कराची शिपयार्ड को 200 अरब रुपए के एजाजिये और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए मिलियन ऑफ रुपीज़। तो ये 147 बिलियन का 147 अरब का सप्लीमेंट्री बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो आप सोचें कि इस मुल्क का क्या बनेगा कि जहाँ पर हालात, यानी आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, गंदम ख़रीदने के पैसे नहीं है, बिजली सस्ती करने के पैसे नहीं है, और वहाँ पर आप इस तरह की अय्याशियों में लगे पड़े हैं।
दो खबरें बस मैं जाते जाते और शेयर कर दूं आपके साथ। एक तो अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद हो गई है जनाब, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि जी इमरान खान से पाबंदी नहीं, कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सका, कि ओबियसली अडयाला में किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगा, लेकिन हमें पता है कि ये पाबंदी किसकी वजह से लगी है। तो पहले भी ये पाबंदी लगी थी और अब फिर ये 3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो चलिए क्या फ़र्क पड़ता है इससे, देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त आई है, और दरख्वास्त ये आई है कि गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराई जाए। ये 300 अरब का जो है वो एक स्कैंडल है। 300 अरब के स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब को इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि नैब तो आप जानते हैं कि कोई उस तरह का इंडिपेंडेंट इदारा रहा नहीं है। नैब हिदायत का इंतज़ार करता है और उसके मुताबिक चलता है। नैब से कहा जाए कि नवाज शरीफ का तोशाखाना का केस ख़त्म करना है, वो जाके अदालत में कहता है कि ये कोई केस ही नहीं है। नैब से कहा जाए कि इस्तिस्ना देना है सदर को, तो नैब अदालत में जाकर कहता है कि जी हाँ बिल्कुल ये सही सी इस्तिस्ना मांग रहे हैं, इनका हक बनता है, दे दें। नैब का जब दिल चाहे किसी की गिच्ची पर रोड़ दे, नैब का जब चाहे किसी का को ठीक कर दे और सपोर्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नैब के हो रही हैं अब। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चला गया ये मामला कि जी नैब इंक्वायरी करे इसकी, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि हुकूमती कमेटी जो है वो शफाफ तहकीकात कर ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती, वो कहते हैं कि खुद मौजूदा हुकूमत के दौर में भी तो गंदम आ रही थी, तो ये अपने ही ऊपर कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और जाहिर है अगर ये नहीं कर सकते तो नैब क्यों करेगा। नैब बहरहाल नैब के लिए अब दरख्वास्त हाई कोर्ट में आई है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थी जनाब चंद चीज़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।